हेलो स्टूडेंट्स। समाज में श्रम विभाजन दुर्खिम का जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत अब हम आज चर्चा करेंगे इस पुस्तक के दूसरे खंड श्रम विभाजन के कारण और परिणाम की। हाँ, दुर्खिम ने श्रम विभाजन सिद्धांत के दूसरे खंड में श्रम विभाजन के कारण स्पष्ट किए हैं और इसमें उन्होंने इसके दो कारण बताए हैं, प्राथमिक और द्वितीयक कारक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉजेज। जो प्राथमिक कारक हैं उसमें उन्होंने लिया है जनसंख्या वृद्धि और उसके परिणाम। दुर्खिम मानते हैं कि जब किसी समाज में जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उस जनसंख्या वृद्धि के कुछ निश्चित परिणाम निकलते हैं और ये परिणाम हम दो रूप में देख सकते हैं। एक तो जनसंख्या के भौतिक घनत्व में वृद्धि होगी और दूसरा जनसंख्या के नैतिक घनत्व में वृद्धि होगी। अब भौतिक घनत्व से उनका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि एक स्थान पर जो जनसंख्या का जमाव है वो बढ़ जाता है तो उसको हम जनसंख्या का भौतिक घनत्व कहते हैं। और इसमें शारीरिक दृष्टि से एक स्थान पर अनेक लोग एकत्रित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जो महानगर हैं उन महानगरों में भौगोलिक क्षेत्र कम है, उसके अनुपात में वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, मनुष्य हैं, उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। उसकी तुलना में अगर हम गाँवों को लें या आदिम समाजों को लें तो उनका वहाँ पर जिस क्षेत्र में वो रहते हैं वहाँ का भौतिक घनत्व बहुत कम होता है। तो श्रम विभाजन क्यों होता है, इस प्रश्न का उत्तर दुर्खिम ने दिया है कि जैसे जैसे समाज का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ने का मतलब है जनसंख्या की वृद्धि होती है, तो उस जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ जनसंख्या एक स्थान पर अधिक मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं और उनकी आवश्यकताओं में भी वृद्धि होती है। नैतिक घनत्व जो है उसका मतलब वो कहते हैं कि जब लोग एक साथ एक स्थान पर अधिक संख्या में इकट्ठे होते हैं तो नैतिक रूप से उनकी क्रियाओं और उनकी प्रतिक्रियाओं में भी वृद्धि होती है, यानी उनकी जो सामाजिक क्रियाशीलता है वो भी बढ़ जाती है। ये जो लोगों की अंतःक्रियाएं हैं उसमें जब वृद्धि होती है तो उससे एक जटिलता उत्पन्न होती है और इसी को दुर्खिम ने नैतिक घनत्व कहा है। तो भौतिक घनत्व का मतलब तो हुआ शारीरिक रूप से अधिक लोगों की एक स्थान पर उपस्थिति, और नैतिक घनत्व का मतलब सामाजिक अंतःक्रियाओं में वृद्धि होना। तो ये दो जो कारण हैं, इन से लोगों में परस्पर जागरूकता बढ़ती है और इस जागरूकता बढ़ने के साथ साथ लोगों के बीच में कंपटीशन भी बढ़ता है, अस्तित्व के लिए संघर्ष भी बढ़ता है। ऐसी स्थिति में श्रम विभाजन विकसित होता है क्योंकि आवश्यकताएं बढ़ती है तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनेक संस्थाएं, अनेक समूह जन्म लेते हैं। तो पहला कारण तो दुर्खिम मानता है कि श्रम विभाजन का कारण है जनसंख्या के आकार और उसके घनत्व में वृद्धि। दूसरा उन्होंने द्वितीयक कारक बताए हैं और द्वितीयक कारक के अंतर्गत वो कहते हैं
कि एक तो सामूहिक चेतना का पतन हो जाता है श्रम विभाजन के कारण में। वो कहते हैं सामूहिक चेतना का पतन या सामूहिक चेतना का ह्रास। इसमें उनका मानना है कि श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही कठिन और धीमी होगी जितनी सामूहिक आत्मा सशक्त और निश्चित होगी। यानी ये तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि यांत्रिक और सावयवी दो प्रकार के जो समाज हैं वो एक तरह से दो एक्सट्रीम हैं। एक तरफ बिल्कुल सरल समाज हैं और उनकी विशेषता ये कि वहाँ पर श्रम विभाजन बहुत कम मात्रा में। दूसरी तरफ सावयवी समाज हैं जो कि विकास के बहुत उन्नत स्तर पर हैं और उनका आकार बड़ा है, वो जटिल समाज हैं। तो ऐसे समाजों में सामूहिक चेतना कम प्रभावशाली होती है। तो दुर्खिम ये कहते हैं कि श्रम विभाजन जो है वो सामूहिक चेतना का पतन जितना ज़्यादा होगा उतना ही सामूहिक श्रम विभाजन जो है वो बढ़ेगा। यानी एक में वृद्धि दूसरे में कमी लाएगी। तो श्रम विभाजन कम होगा तो सामूहिक चेतना सशक्त होगी, श्रम विभाजन अधिक होगा तो सामूहिक चेतना कम होगी, उसका पतन होगा। तो जब अधिकांश मात्रा में, अधिकांश संख्या में, यानी जैसा हमने अभी देखा भौतिक और नैतिक घनत्व में, जनसंख्या के इन दोनों प्रकार के घनत्व में जब वृद्धि होती है तो सामूहिक चेतना का पतन होगा। और सामूहिक चेतना का पतन होता है तो श्रम विभाजन बढ़ता है। दूसरा वो कहते हैं पैतृकता का घटता प्रभाव। और पैतृकता के प्रभाव का मतलब ये हुआ कि जो व्यवसाय हैं और जो कार्य हैं उनका बंटवारा अगर वंशानुगत आधार पर है तो श्रम विभाजन क्षीण होता है। लेकिन जब ये प्रभाव कम हो जाता है और योग्यता को प्रधानता मिलती है तो ऐसी स्थिति में श्रम विभाजन बढ़ता है, क्योंकि इस परिस्थिति में विशेषीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो इसको भी दुर्खिम ने माना है कि पैतृकता जितनी ज़्यादा, पैतृकता का प्रभाव कम होगा तो श्रम विभाजन बढ़ेगा और पैतृकता का प्रभाव अधिक होगा तो श्रम विभाजन कम होगा। ये दोनों उन्होंने सेकेंडरी कोज में लिए हैं। इसके बाद दुर्खिम ने श्रम विभाजन के परिणाम बताए हैं कि जब किसी समाज का आकार बढ़ता है, उसमें जटिलता में वृद्धि होती है, विशेषीकरण विभेदीकरण बढ़ता है, तो ऐसे समाज में श्रम विभाजन होगा। तो इस श्रम विभाजन के परिणाम क्या निकलेंगे? ठीक है, कारण हमने अभी इसके पहले हमने प्रकार्य की चर्चा की। श्रम विभाजन समाज की किस आवश्यकता की पूर्ति करता है, फिर श्रम विभाजन क्यों होता है, और अब हम देखेंगे श्रम विभाजन के परिणाम क्या निकलते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और इस बात का ध्यान रखें कि दुर्खिम ने प्रकार्य, कारण और परिणाम सबको अलग अलग किया है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी सामाजिक तथ्य की व्याख्या करें तो हमें कारण, परिणाम और प्रकार्य को अलग अलग देखना चाहिए। तो आप देखिए कि उन्होंने किस तरह से श्रम विभाजन जैसी घटना का अध्ययन करके उसके प्रकार्य अलग किए, कारण अलग किए और परिणाम अलग किए। तो सबसे पहली बात वो कहते हैं कि जब किसी समाज में श्रम विभाजन होता है तो इससे प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता और विशेषीकरण बढ़ता है। ठीक है, प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ कि जितना अधिक किसी संरचना या सावयव या समाज में विशेषीकरण बढ़ेगा, इसका मतलब विभेदीकरण होगा। विभेदीकरण और विशेषीकरण दोनों साथ साथ चलते हैं। तो विभेदीकरण का मतलब ये है
कि उस सावयव या समाज की जो संरचना है उसमें हमें अलग अलग अंगों का दिखाई देना, और ये जो अलग अलग अंग हैं उनका जब स्वरूप हमें नज़र आता है तो निश्चित रूप से उन अलग अलग अंगों का एक कार्य भी होता है। स्ट्रक्चर है तो उसके साथ साथ उसका फंक्शन। तो जैसे ही कोई एक अंग विशिष्ट अंग बना तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र रूप से अपना एक अलग योगदान देगा, अलग कार्य करेगा, उसका एक अलग फंक्शन होता है, और ये स्पेशलाइजेशन है। तो श्रम विभाजन के विकास का मतलब हुआ कि प्रकार्यात्मक स्वतंत्रता में वृद्धि होती है और उससे विशेषीकरण होता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप सभ्यता का विकास होता है। पहले भी आप लोगों ने देखा कि दुर्खिम ने स्टार्टिंग में ही जब प्रकार्य बताए तो उसने कहा कि प्रकार्य क्या नहीं है। अक्सर जो कन्फ्यूज़न होता है कि श्रम विभाजन जब होगा तो सभ्यता का विकास होगा, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो कलात्मक क्षेत्र में हो, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र में हो, लेकिन ये श्रम विभाजन का परिणाम है, ये प्रकार्य नहीं है। तो यहाँ वो कहते हैं कि सभ्यता का विकास श्रम विभाजन का परिणाम है, और इस श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप ही समाज में तेजी से परिवर्तन आते हैं, समाज में प्रगति होती है, नए समूहों का निर्माण होता है, नए समूह बनते हैं, संगठन बनते हैं, संस्थाएं बनती है, और उनमें परस्पर निर्भरता बनती है। सभी समूह प्रकार्यात्मक रूप से स्वतंत्र अपना विशिष्ट कार्य करते हैं, विशिष्ट उनका स्वरूप है, लेकिन वे अपने अस्तित्व के लिए, अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो ये जो परस्पर निर्भरता से उत्पन्न एकता है, ये श्रम विभाजन का प्रकार्य है, और ये नवीन समूहों की उत्पत्ति जो है ये श्रम विभाजन का परिणाम। फिर ऐसे जो समाज होते हैं, इस श्रम विभाजन का परिणाम क्या निकलता है कि व्यक्तिवादी मूल्य महत्वपूर्ण हो जाते हैं, व्यक्तिवादी विचारधारा महत्वपूर्ण हो जाती है, व्यक्तिगत चेतना महत्वपूर्ण हो जाती है, और सामूहिक चेतना का पतन होता है। ऐसे जो समाज हैं श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप, वहाँ पर जितना ज़्यादा श्रम विभाजन होगा उतना ही वहाँ पर प्रतिकारी कानून महत्वपूर्ण होते जाएंगे, और ऐसे समाजों में हम सावयवी सामाजिक एकता के दर्शन कर सकते हैं, उसको अवलोकन कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है ऑर्गेनिक सोशल सॉलिडरिटी इस श्रम विभाजन के विकास के साथ साथ विकसित होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो श्रम विभाजन के बढ़ने के साथ घटती है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो श्रम विभाजन के वृद्धि के साथ साथ वो भी वृद्धि करती है, और जिनका श्रम विभाजन की वृद्धि के साथ जिनमें बढ़ोतरी होती है वे सभी श्रम विभाजन के हम परिणाम के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कारण और परिणाम समझाए हैं।